हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूपीएससी सीएससी में प्री और मेंस दोनों में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा था। उस समय ब्रिटिश इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड वेवल थे। कैबिनेट मिशन के कुछ मेंबरों के बारे में हम जानते हैं पहले, जिसमें पहले मेंबर थे हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और थर्ड मेंबर थे हमारे एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेशन कैबिनेट मिशन की थी, ना कि वेवल प्लान की और ना ही क्रिप्स मिशन की। यूपीएससी अक्सर यहीं से एग्ज़ाम प्रेशर का फ़ायदा उठाता है और हम बेसिक मिस्टेक कर बैठते हैं। आइए हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक इसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एमएन रॉय जी को आया था। यह पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हम रेजोल्यूशन पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि ये क्या था। इस रेजोल्यूशन में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का व्यू देखने को मिलता है। आइए हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं। ये असेंबली इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरिन रिपब्लिक डिक्लेयर करती है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और कैसे इसके फंडामेंटल होने चाहिए। रेजोल्यूशन से हमें सेफगार्ड की एक झलक देखने को मिलती है। माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड्स, ट्राइबल एरियाज़, डिप्रेस क्लास, इनके बारे में हमें सेफ्टी के कुछ पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हमें गारंटी प्रोवाइड करता है जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की। रेजोल्यूशन को असेंबली ने बिना किसी विरोध के अडॉप्ट कर लिया था। किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और इसी रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन हमें प्रेम्बल की फॉर्म में देखने को मिलता है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमने एक फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्शन के बेस पर इलेक्ट किया और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया एच.सी. मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अराउंड 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, ताकि जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सके, और हमने उन्हें मॉडिफाई किया अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने ट्राइबल एरियाज़ के अकॉर्डिंग, अपनी माइनॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर आया वह था 60 लाख। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में 2 साल 11 मंथ और 18 दिन का टाइम लगा। अदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रेटिफाइड किया इंडियाज़ मेंबरशिप को, जो कि कॉमनवेल्थ के अंदर ली जानी थी, मई 1949 में। फिर दूसरा काम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया वो था अडॉप्ट किया हमारा नेशनल फ्लैग जुलाई 22, 1947 को। और दूसरा एक और काम उन्होंने जो किया वो था हमारा नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को, और हमारा नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनवरी 24, 1950। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें शामिल थे 395 आर्टिकल, जो कि 22 भागों में, और शेड्यूल थी 8। लेकिन प्रेजेंट डे में 470 आर्टिकल है जो 25 पार्ट्स में है, और अब 12 शेड्यूल मौजूद है। आइए जानते हैं इन 4 शेड्यूल के बारे में, जिसमें से 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से इंक्लूड हुई।
10 शेड्यूल 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया। 11 शेड्यूल 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया है और 12 शेड्यूल 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि हमारी कंट्री का गवर्निंग डॉक्यूमेंट था, लेकिन जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया तब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं रहा, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गवर्निंग डॉक्यूमेंट बना। जैसा कि हमें ऊपर देखा कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 395 इंक्लूड थे, तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल 395 में क्या लिखा है। इसमें ये मेंशन हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ख़त्म हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। 26/11/1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है फ्रेंड्स, सिर्फ अडॉप्ट, और साथ ही कुछ आर्टिकल फोर्स में आ गए हैं, यानी कि पूरा का पूरा संविधान लागू नहीं हुआ है। सिर्फ हमने 26/11/1949 को इसे अडॉप्ट किया है और कुछ ही ऐसे आर्टिकल्स थे जिनको हमें फोर्स में लाना पड़ा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन जैसे एक्सेट्रा। 26/1/1950 को संविधान कमेंस किया गया, यानी लागू किया। पहले हमने देखा अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इसमें हमने देखा कि 26/1/1950 यानी जनवरी में ही इसे लागू किया गया था। अब ये डेट हमने क्यों चूज़ की, इसके बारे में आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों, ऐसा क्या हुआ इस डेट को, तो आइए हम देखते हैं इस डेट के बारे में। याद कीजिए हमारा नेशनल मूवमेंट्स, याद आया कुछ। 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, जहां नेहरू जी खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इसी लाहौर सेशन में एक नया एजेंडा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने आया, जिसका नाम था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, और इसे इसी सेशन में पास किया गया नेहरू जी की अध्यक्षता में। हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन था क्योंकि कांग्रेस ने अपने गोल को, जो कि गोल उसका था डोमिनियन स्टेटस पाने का, जिसकी डिमांड वो काफ़ी लंबे समय से अंग्रेज़ों के सामने कर रहे थे। 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में ही कांग्रेस ने अपना गोल चेंज कर अपना गोल रखा पूर्ण स्वराज, जिसका मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर सेशन ख़त्म होने के बाद नेहरू जी को 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया और वहीं पर हमारा तिरंगा लहराया गया। यहीं से ये डेट अपने आप में एक हिस्टोरिकल डेट बन गई। इसी कारण से हमने देखा होगा कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सील या सिंबल था एलिफेंट, जो हमारे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जितने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिनके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, मैक्सिमम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, लेकिन कुछ जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, दो पर्सनैलिटीज़ को हमें याद रखना है जो बहुत ही हिस्ट्री में अपना अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे कि एक थे मेंशन करते जिनका नाम हम, एक थे हमारे महात्मा गांधी जी, दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को दूर रखा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। BN राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र थे और एक और पर्सनैलिटी है HVR अयंगर, सेक्रेटरी थे। कुछ रिसर्चर ऐसा दावा करते हैं अगर गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होते तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ज़रूर अलग होता। जैसे हम रूरल इंडिया की बात करें तो उसके संदर्भ में पंचायतों को अपनी एक अलग पहचान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाती, क्योंकि सबको पता है कि गांधी जी पंचायत और ग्रामीण भारत से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे। दलित समाज के लिए भी है कुछ नए प्रोविज़न या और अच्छे बेहतर प्रोविज़न उसके अंदर मेंशन करा सकते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबरशिप थी 389 सीट्स, जिसमें से 292 सीट्स प्रोविंसेस की थी, 4 सीट थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी और 93 सीट्स होनी थी प्रिंसली स्टेट की। प्रिंसली स्टेट को नॉमिनेट करनी थी अपनी ये सीटें, बट प्रिंसली स्टेट ने नहीं की थी, इसलिए सीटें हो गई थी
292 + 4, तो ये 296 सीटें हो चुकी थी। 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में बांटी गई थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीटें इनको 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया था। हमारी पहली कम्युनिटी थी मुस्लिम, सेकंड कम्युनिटी थी सिख और थर्ड थे जनरल। इस जनरल कैटेगरी के अंदर मुस्लिम और सिख को छोड़कर सभी आ रहे थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव प्रोविंसेस असेंबली में उस कम्युनिटी के मेंबर के थ्रू होना था और वोटिंग मेथड जो था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला था। मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसमें चूज़ किया गया था और प्रिंसली स्टेट के मेंबर को जो नॉमिनेट करने का प्रोसेस था वो हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट के थ्रू होना था, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बनाई और वह अपने लोगों को या अपने चाहने वालों को उसमें नॉमिनेट नहीं कर रहे थे। इसके पीछे का एक कारण यह हो सकता है क्योंकि प्रिंसली स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे और कुछ अभी प्रिंसली स्टेट दुविधा में थे कि वे इंडिया का पार्ट बने या पाकिस्तान का पार्ट बने या स्वतंत्र रहे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी और साथ के साथ पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। यह इलेक्शन 296 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। वहीं मुस्लिम लीग भी पीछे नहीं थी। मुस्लिम लीग ने इस इलेक्शन में 73 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक मल्टी पार्टी बॉडी थी क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसी भी एक पार्टी का योगदान नहीं माना जा सकता। इसके अंदर मुस्लिम लीग भी थी और छोटे मोटी पार्टियां जो देश के अंदर मौजूद थी वो भी इसका हिस्सा थी और साथ के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी सीटें ज़्यादा थी तो उसका भी योगदान उतना ही था जितना और सीटों का था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन हुआ मेंबर्स के लिए वह इलेक्शन अडल्ट फ्रेंचाइजी पर नहीं था, मतलब कि मेंबरों को इंडिया के लोगों ने डायरेक्ट वोट डालकर नहीं चुना था। जैसा कि आज के हम नॉर्मल चुनाव में देखते हैं, इलेक्शंस में देखते हैं कि हम वोटिंग एरिया में जाके अपना वोट डालकर किसी नेता को चुनते हैं, बट ये ऐसा नहीं था। उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों के लिए वोट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरों ने किया जो एमएलए के रूप में मौजूद थे और इन्हीं लोगों ने उनके लिए वोट दिया, ना कि किसी इंडिया के लोगों ने। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को जगह मिली थी, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, सिख भी, पारसी, एंग्लो इंडियंस एंड वुमेन्स। हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली सॉवरेन बॉडी थी, जैसा मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी, ना ही इस असेंबली के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी प्रेशर था। इस बार हम अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर और गौर करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह काम किया, यानी ये हमारी विधायिका भी बन चुकी थी एक तरीके से। यानी हमारी ये असेंबली संविधान तो बना ही रही थी, साथ के साथ देश चलाने के लिए कानून की ज़रूरत होती है तो यह कानून भी बनाती थी, यानी पार्लियामेंट की तरह ही एक्ट कर रही थी। जब यह कानून बनाने के लिए मिलती थी तो इसके हेड जो थे उनको हमने चुना, वो थे जीवी मावलंकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में। तो यहाँ पर चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जिन प्रिंसली स्टेटों ने दूरी बनाई थी अब वह भी धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, या किसी ना किसी रीज़न से उन्हें लग रहा था कि ना तो हम इंडिपेंडेंट रहकर अपने आप को उतना स्टेबल कर पाएंगे जितना हम इंडिया के साथ इंक्लूड होके कर सकते हैं। इसीलिए वह धीरे धीरे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बनने लगे थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं और हमारा देश बहुत ही डाइवर्स देश है।
यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई सिख धर्म से है तो कोई किसी और धर्म से है, कोई अमीर है तो कोई हद से ज़्यादा ही गरीब है। यही नहीं, हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रहते हैं। कोई पंजाबी बोलता है तो कोई तमिल बोलता है तो कोई गुजराती तो कोई हिंदी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। कोई ईद बना रहा है तो कोई बैसाखी तो कोई होली बना रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसा संविधान कैसे बनाया जाए जो सभी लोगों को संतुष्ट कर सके, जिसको सभी लोग इजीली एक्सेप्ट कर सके। इसके लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई जो इस प्रकार है। 8 मेजर कमेटी बनाई गई थी और 13 माइनर कमेटी बनाई गई थी। आइए हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेते हैं 8 मेजर कमेटीज़ के बारे में। पहली कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दूसरी थी हमारी प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और तीसरी थी हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। एक थी हमारी स्टेट कमेटी और एक थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे 29 अगस्त 1947 में सेट किया गया था। सभी को अपनी रिकमेंडेशन ड्राफ्टिंग कमेटी को भेजनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसको इंडियन यूनियन से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन देनी होती थी और प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी थी, उसको इंडियन प्रोविंसेस से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन देनी होती थी तो उसे ये सारी रिकमेंडेशन ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजनी पड़ती थी। और फिर इन रिकमेंडेशन के बेस पर ड्राफ्टिंग कमेटी को एक ड्राफ्ट तैयार करना होता था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज़्यादा पेन चलाने वाले व्यक्ति भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ अदर मेंबर भी थे जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। पहले सदस्य थे हमारे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे सदस्य थे T.T. कृष्णमाचारी, तीसरे सदस्य थे हमारे N. गोपाला स्वामी अयंगार, चौथे सदस्य थे हमारे N. माधवा राव, पांचवें सदस्य थे हमारे K.M. मुंशी जी, छठे सदस्य थे हमारे सैयद मोहम्मद शहदुल्ला। हालांकि बाकी कमेटीज़ के भी चेयरमैन थे, जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। साथ में ये कुछ और कमेटियों के भी चेयरमैन थे, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी एंड स्टेट कमेटी टू नेगोशिएट विद द स्टेट। और कुछ कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल जी, जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एडवाइजरी कमेटी में माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल एरियाज़ इंक्लूड थे। फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूज़न हमेशा लोगों को हो जाता है। स्टेट कमेटी टू नेगोशिएट विद स्टेट के चेयरमैन पटेल जी थे। नहीं, यहाँ पर इसके चेयरमैन नेहरू जी थे, क्योंकि पटेल जी को हमने देखा है कि देसी रियासतों से या प्रिंसली स्टेटों से वो बात करने में सबसे आगे रहे और उनका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा उनको इंडिया में मर्ज करने का। इसलिए हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि नेगोशिएट विद स्टेट के चेयरमैन पटेल जी है, नहीं, नेहरू जी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन सभी कमेटी के प्रपोजल्स लेने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला ड्राफ्ट रेडी किया फरवरी 1948 को। इस ड्राफ्ट को लोगों के सामने लाया गया, उनका फीडबैक लिया गया और इसके बेस पर कुछ चेंजेस किए और फिर इसे सेकंड ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया गया और पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 को। और फिर इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली में 4 नवंबर 1948 को और फिर इसके ऊपर असेंबली में डिस्कशन किए गए थे। फिर
26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया। सभी मेंबर ने इस पर सिग्नेचर किए और अब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना बाकी था। अदर फैक्ट याद रखना फ्रेंड्स, बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कहाँ से इलेक्ट किया गया था? पहले वो वेस्ट बंगाल से थे, मगर बाद में पार्टीशन के बाद वह पाकिस्तान में चला गया। फिर उन्हें बॉम्बे से इलेक्ट किया गया। सही आंसर इसका बॉम्बे ही है। अगर आप राज्यसभा की साइड पर चेक करते हैं तो वहाँ पर क्लियर मेंशन है बॉम्बे ही उनका क्षेत्र था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था, तो कुछ लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो वहीं कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पर सवाल उठा दिए और इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि मेंबर कौन है, इनको देश की जनता ने इलेक्ट ही नहीं किया, तो ये होते कौन है हमारा संविधान बनाने वाले। वहीं कुछ लोगों ने कहा यह सॉवरिन बॉडी नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने कहा ये टाइम कंज्यूमिंग बॉडी थी जिसने इतना टाइम लगा दिया। जहां अमेरिका ने 4 मंथ में बना दिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को इतना टाइम कैसे लगा। तो फ्रेंड्स, यही हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो।